ईरान में हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ईरानी सत्ता की सख्ती के बावजूद ईरान की जनता अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अभी ईरान का युवा, ईरान की महिलाएं, ईरान की आम जनता सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर अड़ी हुई है। और इसी बीच ईरान की सेना यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का क्रूरतम चेहरा देखने को मिल रहा है। ईरानी सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही है। ऐसा लगता है खामेनेई की सत्ता की तरफ से सेना को गोली चलाने का खुला आदेश है। ईरान में शहर शहर, गांव गांव नरसंहार हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को मारा काटा जा रहा है। बीच सड़क पर सर कलम किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को सीधे टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं गुस्साई भीड़ सेना से सीधी टक्कर ले रही है। लगातार सत्ता प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक गुस्साई भीड़ ने 250 से ज्यादा मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया है। ईरान की खामेनेई की सुप्रीम सत्ता की सख्ती एक तरफ ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़का रही है, तो वहीं इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भी बढ़ा रही है। ट्रंप खामेनेई पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। वो ईरान को धरती से मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। सीधे शब्दों में खामेनेई को सत्ता से बाहर करने की बात कह रहे हैं। खामेनेई को निशाना बनाने के संकेत ट्रंप दे चुके हैं और शायद यही वजह है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड होने की खबर आई है। यह स्थिति, यह नौबत है। ईरान पर ट्रंप के तेवर ये बता रहे हैं वेनेजुएला की तरह ट्रंप ईरान में भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। खासकर जब से ट्रंप ने तो ईरान को धरती से मिटा देने तक की धमकी दी है। दुनिया की राजनीति में चर्चा गर्म है। ट्रंप ईरान पर किस तरह का हमला प्लान कर सकते हैं? चर्चा तो यहां तक हो रही है कि ईरान को धरती से मिटाने के लिए अमेरिका क्या परमाणु बम से हमला प्लान कर सकता है? अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की ईरान की तरफ मूवमेंट की खबरों के बीच एक बड़ा अपडेट अमेरिका की खतरनाक डेल्टा फोर्स की तैनाती को लेकर है, जिसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि ट्रंप ने डेल्टा फोर्स को ईरान पर एक्शन लेने के लिए रवाना कर दिया है। जॉर्डन, कतर, यूएई में डेल्टा फोर्स की तैनाती की खबर है। ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए 25,000 जवानों को तैनात कर दिया है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स तो आपको याद ही होगी, वही जो वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी समेत उठा लाई। डेल्टा फोर्स के सामने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पूरा सुरक्षा दायरा फेल हो गया था। कोई कुछ नहीं कर पाया। यह है डेल्टा फोर्स। महज 30 सेकंड के ऑपरेशन में मादुरो को लेकर डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की सीमा से बाहर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से निकल गई। अब अमेरिका की उसी डेल्टा फोर्स की तैनाती ईरान की सीमा से सटे इलाकों में कर दी गई है। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी है, जिसका ईरान के पास पहुंचना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह सीधे तौर पर खामेनेई के लिए खतरनाक हो सकता है। ट्रंप का बस एक इशारा खामेनेई के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख सकता है। डेल्टा फोर्स का गठन साल 1977 में किया गया था, जिसकी गिनती अब दुनिया की सबसे खास और सैन्य तरीके से, गुप्त तरीके से इकाइयों में ऐसे ऑपरेशन करते हैं ये टुकड़ियां, उनमें की जाती है। ये अमेरिकी सेना के विशेष अभियान कमान के अधीन काम करती है और संयुक्त विशेष अभियान कमान यानी JSOC के प्रति जवाबदेह होती है। इसे फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा यानी प्रथम SFOD-D के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी सेना की यह बेहद खास यूनिट उच्च जोखिम वाले मिशनों पर काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने, आतंकवादी खतरों को खत्म करने, पकड़ने और विशेष टोही ऑपरेशन शामिल है। डेल्टा फोर्स द्वारा किए जाने वाले अधिकांश मिशन बहुत गोपनीय होते हैं। इसके कुछ ही ऑपरेशन की सार्वजनिक जानकारी आ पाई है। डेल्टा फोर्स के कुछ प्रसिद्ध अभियानों में ऑपरेशन प्राइम चांस, 2001 में बिन लादेन की खोज, बगदाद हवाई हमला, इराक बंधक बचाव अभियान, ऑपरेशन गॉथिक सरपेंट, सोमालिया अभियान और आईएसआईएस नेता अबू बकर अल बगदादी पर छापा शामिल है।
अब आप समझ चुके होंगे डेल्टा फोर्स का ईरान के करीब पहुंचना क्या संकेत दे रहा है। ट्रंप के एक्शन प्लान की चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। ठीक उसी तरह जब से अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ से रवाना किया, जो पहले दक्षिण चीन सागर में फायर ड्रिल कर चीन को भी चुनौती दे रहा था, वो अब ईरान के पास पहुंच चुका है, ईरान को डरा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है और इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयर विंग है, जिससे F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हाईकाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। अब इन क्षमताओं के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समुद्र और आकाश कहीं भी युद्ध कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी और तेवर ईरान की हवा खराब कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ लगातार आ रहे ट्रंप के बयान ईरानी सत्ता का डर बढ़ा रहे हैं और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो उनका देश पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। साफ लग रहा है ईरान बौखलाया हुआ है। वो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ईरान का इनवाइट रद्द करना भी खास रहा। ईरान की खामेनेई सत्ता के लिए दुनिया के सामने अपना पक्ष रखना मुश्किल होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह वो सख्ती है जो ईरान की सत्ता प्रदर्शनकारियों पर दिखा रही है। ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत के जो आंकड़े खुद जारी किए हैं, उसे देखिए। किस कदर प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाया गया, उनको कैसे दबाया गया है, ये समझिए। ईरान ने पहली बार प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा जारी किया है। गृह मंत्रालय और वेटरन्स मामलों की फाउंडेशन के बयानों के अनुसार कुल 3,117 लोग मारे गए। इसमें बताया गया कि 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में मरने वालों में से 2,427 आम नागरिक और सुरक्षा बल के सदस्य थे, जबकि बाकी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कुछ और एजेंसियों ने भी मौत के आंकड़े जारी किए, जो सरकारी आंकड़ों से काफी अलग हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने अभी तक आंदोलन में कम से कम 4,902 मौतों की पुष्टि की है, तो दूसरे मानवाधिकार समूहों ने भी सरकारी आंकड़ों से काफी अधिक मौत की संख्या बताई है। मरने वालों की यह संख्या ईरान में दशकों में किसी भी अन्य विरोध या अशांति से कहीं अधिक है, जो 1979 की क्रांति की भी याद दिलाती है, जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक अस्तित्व में आया। लोगों का ऐसा भी मानना है इंटरनेट शटडाउन के कारण जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। मौतों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। इन सब के बीच ईरान के आंदोलनकारी युवाओं का गुस्सा एक बार फिर भड़का है। ईरान के पैसे वालों के बच्चों की लाइफस्टाइल को लेकर नाराजगी काफी बढ़ गई है। एक तरफ ईरान में जहां चारों ओर अशांति फैली हुई है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे में शासक वर्ग के अमीर बच्चों का सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का प्रदर्शन करना चर्चा का विषय बन चुका है। खासकर सड़कों पर खून बहने के बीच जब इन रईसजादों का पड़ोसी देशों के नाइट क्लबों में पार्टी करने का मामला सामने आया। इसे देखने के बाद ईरान के जेनजी और ईरान के आम लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। इनमें से अधिकतर ईरान के शासक वर्ग के ही बच्चे हैं, जो दशकों से लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए माने जाते हैं। हैरानी इस बात को लेकर है कि मौजूदा अशांत माहौल में भी उनकी व्यवस्था चालू है। बेशक आम आवाम के लिए इंटरनेट बंद है, लेकिन इनका इंस्टाग्राम चालू है, जिस पर लग्जरी स्पोर्ट्स कार, हाई लाइफ फैशन और लग्जरी लिविंग
सत्ता विरोधी आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आगे भी हम आपको इससे जुड़े अपडेट्स देते रहेंगे। तो ये जेनजी किस तरीके से आक्रोशित होती है, बिल्कुल लास्ट में आखिरी क्षण के विश्लेषण में हमने ये रखा प्रियंका। लेकिन जिस तरीके की ये क्रांति एक तरीके से हम कह सकते हैं आवाम के सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एग्जिस्टेंस ईरान की मानी जाती रही है, जो टकराव को लेकर के हिस्ट्री की बात होती रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शासक खामेनेई शायद उस हिस्ट्री को दरकिनार करना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस देश की एग्जिस्टेंस को लेकर जो समीकरण बने हुए हैं और भी शासकों ने इसको चलाया है, उन सबको बदलना चाहता है ये शासक। लेकिन केंद्र में क्या प्रियंका मुझे नजर आती है, वहां की आवाम जो कुछ करना तो चाह रही है लेकिन लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए जैसे कि आपने बताया भी, अब ईरान की मौजूदा स्थिति को देखें तो ईरान का भविष्य कुछ बहुत अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दो चीजें यहाँ पर जो है वो सामने आई हैं, वो ये कि अमेरिका की तरफ से हमला होता है या फिर जो जेनजी है वो प्रदर्शन अपना इतना ज्यादा उग्र कर देती है कि सत्ता जो है वो धराशायी वहां पर हो जाती है। तो देखना ये होगा कि पहले कौन सी चीज होने वाली, क्योंकि कुछ तो ईरान में जरूर होने वाला है। लेकिन अब जो सवाल है वो यही है कि जेनजी का जो प्रदर्शन है वो ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा या फिर वेनेजुएला जैसा हमें जो वेनेजुएला में हुआ वो यहाँ पर पहले देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगले स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका। और आज हम पाकिस्तान की उस सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी है। पाकिस्तान की सेना जिस पर आतंकवाद को पालने, ट्रेनिंग देने और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे, जिसके अफसरों के नाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में सामने आते रहे, आज वही सेना खुले तौर पर सेल पर है। आपने बाजार में सेल के बोर्ड देखे होंगे, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, सब कुछ बिकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में फौज बिक रही है, सोचिए। और ये कोई आरोप नहीं है बल्कि खुद पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति से निकली हकीकत है। तर्कशास्त्र का एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर कोई संस्था आतंकियों को पालती है और वही संस्था अब अपने जवानों को बेचने लगे तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को ही एक प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। आसिम मुनीर के दौरे में पाकिस्तानी सेना सिर्फ बंदूक और बारूद से नहीं बल्कि डॉलर और डील से चलने लगी। और यही बात इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि पाकिस्तान आज एक बेहद कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने दे रहा है। अब इस सौदे को भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात इजरायली खुफिया अधिकारियों से होती है और इस मुलाकात का एजेंडा होता है गजा, वही गजा जिसके नाम पर पाकिस्तान में हर शुक्रवार भाषण होते हैं, जुलूस निकलते हैं और खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक बताया जाता है। लेकिन इसी गजा के लिए आसिम मुनीर ने एक सीधी डील रखी। डील के मुताबिक पाकिस्तान 4000 सैनिक भेजेगा, हर सैनिक की कीमत होगी $10,000 और कुल मिलाकर ये रकम बनेगी $40 मिलियन। यानी पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सेना को किराए पर दिया जा रहा है। अब यह सवाल जरूरी है कि क्या कोई संप्रभु देश अपनी फौज को इस तरह से बेचता है? क्या ये वाकई पीस मिशन है या फिर युद्ध की आउटसोर्सिंग? पाकिस्तान इसे पीस कीपिंग फोर्स का नाम दे रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की पीस कीपिंग जहां भी गई वहां शांति नहीं बल्कि कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। वजह है उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबा है, IMF की किश्तों पर टिका हुआ है और अपनी सेना का खर्च उठाने की हालत में नहीं। ऐसे में आसिम मुनीर की सेना को ही कमाई का जरिया बना लिया गया है। पहले आतंकवाद से पैसा आया, अब सीधे सैनिक बेचकर पैसा लाने की तैयारी है। सवाल यह भी है कि जो सेना अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पाती है, जब वही सेना किराए पर जाने लगे तो देश की संप्रभुता का क्या मतलब रह जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की नीति सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन भी दिखाती है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर एक और मोर्चा खुल गया है और वो है मौलाना बनाम फौज का। फजलुर रहमान जैसे बड़े मौलाना खुलकर आसिम मुनीर के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पीस कीपिंग फोर्स असल में जंग की फोर्स होती। और यही फजलुर रहमान है जिन्होंने पहले भी आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने को हराम तक कहा था। तब मुनीर ने चुप्पी साध ली थी और उस चुप्पी को ढकने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। आज फिर वही चुप्पी है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि धर्म और फिलिस्तीन के नाम पर की जाने वाली राजनीति का है। मुनीर जानता है कि अगर गजा में सैनिक भेजने की बात खुलकर सामने आई तो पाकिस्तान में मौलाना सड़कों पर उतर आएंगे, इसलिए पूरा फैसला पर्दे के पीछे लिया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार अमेरिका के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान कर देती है। सरकार कहती है कि इससे गजा में स्थायी शांति आएगी
मानवीय सहायता बढ़ेगी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण होगा। लेकिन पाकिस्तान के ही पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोकर इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि ये बोर्ड शांति का मंच कम और ट्रंप का निजी पावर क्लब ज्यादा लगता है। इस बोर्ड में ट्रंप के पास पूरी वीटो पावर है। सदस्यता के लिए $1 अरब का टिकट बताया जा रहा है और चेयरमैन तय करेगा कि कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। यानी शांति भी अब पैसों वालों की बपौती बनती जा रही है और पाकिस्तान बिना संसद से पूछे इस खेल का हिस्सा बन गया। यहाँ पाकिस्तान की दोहरी नीति पूरी तरह सामने आ जाती है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक बताता है, दूसरी तरफ उसी फिलिस्तीन के गजा में डॉलर के बदले सैनिक भेजने की तैयारी करता है। एक तरफ इजराइल के खिलाफ बयानबाजी होती है, दूसरी तरफ इजरायली खुफिया अधिकारियों से सौदेबाजी की जाती है। यही पाकिस्तान की असली सियासत है। बाहर भावनात्मक भाषण, अंदर ठंडा और कारोबारी सौदा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक जगह और एक्सपोज हो जाता है और वो है सिंधु जल संधि पर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ शब्दों में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। आतंकी पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा चलता रहे। जब आतंकवाद को हथियार बनाया गया तब किसी संधि की चिंता क्यों नहीं? आज जब पानी की बात आई तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रोने पहुंच गया। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। सिंधु नदी प्रणाली का 80% से ज्यादा पानी पहले से ही पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भारत को हर कदम पर रोका गया। आज पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की सेना बिक रही है डॉलर के लिए, शांति के नाम पर, और चुपचाप पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों से सच छुपा रही है और भारत को धमकी देकर अपनी नाकामी ढकने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जब भारत सख्त कदम उठाता है तो पाकिस्तान के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और ये कहानी सिर्फ गजा की नहीं है, ये कहानी सिर्फ सिंधु नदी की भी नहीं है, ये कहानी उस देश की है जिसने आतंक, सेना और पानी तीनों को सौदेबाजी का हथियार बना दिया है। और अब बात तीसरी स्टोरी में की करते हैं। दरअसल लखनऊ का केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण गैंग के कनेक्शन की वजह से सुर्खियों में रहा है। लेकिन लगता है कि केजीएमयू का विवाद अब सिर्फ धर्मांतरण या सिर्फ एक आपराधिक केस तक सीमित नहीं रह गया है। क्यों? यह पूरा मामला अब संस्थागत, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है। अब तक धर्मांतरण गैंग से जुड़े 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज और आदिल की गिरफ्तारी ये संकेत देती रही है कि आरोप गंभीर है और जांच ठोस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हो रहे हैं। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में मस्जिद और मजार होने की नई जानकारी सामने आई है। सरकारी मेडिकल संस्थान केजीएमयू में बने 6 मजारों ने एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, सवाल है संस्थान की मर्यादा, कानून की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था का। जब देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में शुमार केजीएमयू के भीतर धार्मिक संरचनाओं की मौजूदगी पर सवाल उठते हैं तो बहस स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मजार को कथित धर्मांतरण नेटवर्क से भी कोई सीधा या परोक्ष रूप से संबंध है, और क्या किसी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गतिविधियों पर पहले सवाल नहीं उठने चाहिए थे? आस्था, व्यवस्था और कानून के इस टकराव ने केजीएमयू को बहस के केंद्र में ला दिया है। आज हम इस मुद्दे पर विश्लेषण कर रहे हैं। केजीएमयू यूपी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यह सरकारी अस्पताल 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसी केजीएमयू के डॉक्टर रमीज को लेकर लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। अस्पताल के अंदर धर्मांतरण को लेकर कई खबरें भी आई जिनकी जांच चल रही है। अब केजीएमयू के अंदर बनी मजारों पर सवाल उठ रहे हैं। केजीएमयू परिसर में मौजूद 6 मजारों को लेकर हलचल तेज हो गई। इन मजारों की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इनका किसी तरह धर्मांतर गैंग से कोई संबंध है। विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक स्थलों की भूमिका और उनका कथित इस्तेमाल जांच एजेंसियों के लिए एक नया पहलू बनकर सामने आया है। अब बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं अभिजात मिश्रा और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और इसमें केजीएमयू से अवैध बाजारों को हटाने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि केजीएमयू की सरकारी भूमि पर बने अवैध मजार और मस्जिदें न केवल संस्थान की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा बन रही हैं, बल्कि इसके सेक्युलर चरित्र को भी प्रभावित कर रही हैं। हाल की घटनाओं ने इन संरचनाओं की सामाजिक भूमिका को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा की। भाजपा प्रदेश मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है
और इस बात की मांग की है कि केजीएमयू परिसर के अंदर जो अवैध मस्जिद मज़ारें बनी हुई हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। जिन 6 मज़ारों का जिक्र प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने अपने पत्र में किया है उसमें से ये एक मज़ार। केजीएमयू परिसर में अलग अलग विभागों और प्रमुख इमारतों के आसपास मौजूद मज़ारों की लोकेशन अब इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गई है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। केजीएमयू के प्रशासनिक भवन और दंत विज्ञान फैकल्टी के बगल में शाहमीना मज़ार, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के गेट के पास भी मज़ार, नेत्र विभाग के पीछे मज़ार, ट्रॉमा सेंटर गेट नंबर 2 के पास मज़ार। सुनते जाइए, अभी फहरिस्त लंबी है और ये एक अस्पताल के परिसर के भीतर की बात बता रहा है आपको। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ओपीडी के बगल में मज़ार और आरएलसी और ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के बीच में भी मज़ार बनी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट से ज्यादा मज़ार ही बन गई है। अब आप बताइए, क्या ये सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि मामला सिर्फ आस्था या परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है? जब केजीएमयू पर धर्मांतरण के कथित एपिसेंटर होने का आरोप लग रहा, तब इतने संवेदनशील और व्यस्त मेडिकल जोन में धार्मिक संरचनाओं की मौजूदगी, प्रशासनिक निगरानी, भूमि का उपयोग और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। अब यह बहस और तेज हो गई है कि इन मज़ारों का इतिहास क्या है, इन्हें अनुमति कैसे मिली और इनका किसी संगठित गिरोह से तो कोई लेना देना नहीं है। अब इस मामले से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत करा दिया गया है, जो इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी ले जाता है। अब यहां देखना होगा कि सरकार इसे केवल कानून व्यवस्था और नियमों के दायरे में देखती है या फिर केजीएमयू से जुड़े आरोपों के संदर्भ में इसे एक बड़े संस्थागत सुधार और जांच का आधार भी बनाया जाएगा। बात यहाँ कही गई कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्जिद मज़ार बनी हुई हैं, तो आप यहाँ आ रहे हैं, कब से देख रहे हैं सब बना हुआ? ये तो लगभग बहुत समय से देखते हैं। जब भी आते हैं तो ये सब दिखाई देती हैं। मस्जिदें मज़ारें बनी हुई हैं, बहुत समय से बनी हुई हैं। आपको लगता है मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उपचार होता है, इलाज होता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए? अभी इस विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि इलाज ही होना चाहिए। तो 3 बड़ी स्टोरी, बड़े मुद्दे, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट आपके सामने हमने रखा है, बिल्कुल नए सिरे से इसका विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी हमारी आज की ये विश्लेषण की स्थिति। और ऐसी कंटेंट के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर हमारे साथ जरूर जुड़िए। देखिए देश काल।